हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की श्रृंखला शुरू करेंगे, जो कि एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 का यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 फिजिक्स, उसे हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखिए और आज से रसायन विज्ञान की श्रृंखला में जुड़ जाइए। ठीक, यह है हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का, जिसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी कुछ पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पदार्थ को बेसिक से देखेंगे और तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होते हैं, इनके आपस में क्या डिफरेंस हैं, क्या अंतर हैं, परिभाषित करते हुए समझेंगे। उसके बाद धातु, अधातु, आवर्त सारणी, परमाणु, परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में उपयोग, इन सभी को हम लोग एक एक करके डील करेंगे और रसायन विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन द वर्ल्ड, जो पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है उसको हमने सुव्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज्ड किया, और इसी नॉलेज को, इसी ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, जिसके अध्ययन हेतु हमने इसे 4 ब्रांचों में बांटा: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान। हमने आपको बताया था भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति के भौतिक घटनाओं का अध्ययन। जो भी हमारे चारों ओर भौतिक घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग रसायन विज्ञान, पदार्थों का संगठन, गुण, संरचना व अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कहते हैं। जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों का संगठन किस किस से बना है, उसके गुण, संरचना व अभिक्रिया। और बायोलॉजी में पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसे हम इसके बाद देखेंगे। और फिर ये हमारा यूनिट नंबर 10 भूविज्ञान, जियोलॉजी, जिसमें पृथ्वी से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो क्या होता है रसायन विज्ञान? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, लेवोसियर, बहुत बड़ा नाम, केमिस्ट्री के आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में कहीं एक इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। ठीक, रसायन विज्ञान मतलब रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब आपको एक चीज समझना है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, यह 2 चीजों से बना है। मैं आपको पदार्थ और पदार्थ के जितने भी घटक हैं, पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, उनकी चर्चा कर रहा हूं बेसिक से। ठीक, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा, वो 2 चीजों से बना है। 2 चीजों से बना है। पहला है कण। कण मतलब पार्टिकल्स। और दूसरा है रेडिएशन, विकिरण।
इसी को ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक, कण महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई कण होता है। ठीक, कणों को मिला मिला करके हम कोई वस्तु बनाते हैं। ठीक, अब उसी वस्तु को हम कहते हैं पदार्थ। कणों को हमने आपस में मिलाया, संयोजित किया, तो कणों से एक मिलकर के क्या बना? पदार्थ, जो कि हमारा सिलेबस है। पदार्थ, मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर। अब आपको पता होगा कि जो पदार्थ है वह 3 स्टेट में, उसकी अवस्था 3 अवस्थाओं में ये पाया जाता है। पहला होता है ठोस, सॉलिड, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस, लिक्विड और गैस। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वह पदार्थ है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। ये जो अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ का ये भौतिक रूप है, भौतिक अवस्था है। रासायनिक रूप से जो है वो हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विकिरण और ऊर्जा में आप लोग समझिए, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें गामा रेस, अल्फा रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, जितने भी रेस थे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, ऊर्जा के फॉर्म में होती है। जो हमें दिखाई दे रही है वो कणों से मिलकर के बना है, पदार्थ होते हैं। ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग, इन दोनों से ही कण और ऊर्जा, इन दोनों से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। क्लियर? तो इसे आप लोग समझिए कि पदार्थ जो है वह 3 अवस्था में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भौतिक अवस्था के आधार पर है। अगर हम रासायनिक अवस्था के आधार पर बात करेंगे, रासायनिक आधार पर अगर वर्गीकरण देखेंगे, किसका? पदार्थ का। किसका? पदार्थ का। तो यहां पर रासायनिक अवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है, एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। फिर से समझिए, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड 2 चीजों से बना है। पहला है पदार्थ जो कि पार्टिकल्स, कणों से बना है। दूसरा है ऊर्जा, जिसको हम लोग रेडिएशन, विकिरण बोल रहे हैं। ठीक, हमारे सिलेबस में इसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसी को द्रव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य जो है ठोस, द्रव, गैस, उसको एक साथ हम लोग द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य। ठीक, और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, अगर वह मास, द्रव्यमान रखता है, अगर वह आयतन, वॉल्यूम रखता है, तो उस वस्तु को हम लोग पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ की डेफिनेशन समझ गए कि कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान होगा और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, उसका आयतन होगा, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की भौतिक आधार पर अगर वर्गीकरण देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक आधार है। भौतिक आधार मतलब फिजिकली देख पा रहे हैं, उसे हम लोग छू पा रहे हैं, उसका शेप एंड साइज होगा, आकार आकृति होगी, कुछ ना कुछ रंग, इस आधार पर हम लोगों ने इसे डिफाइन किया है। अगर रासायनिक आधार की बात करें तो यही पदार्थ या तो शुद्ध होंगे या तो अशुद्ध होंगे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होगा। अगर मिलावट होगा तो उसको मिश्रण बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो हमारे सिलेबस में मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, शुद्ध पदार्थ को डिफाइन किया गया है 2 भागों में, प्योर सब्सटेंस को। एक तो होगा तत्व और दूसरा होगा यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक प्योर सब्सटेंस हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, और यहां मिश्रण जो है ये अशुद्ध पदार्थ है। फिर से समझिएगा, रासायनिक आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण किया गया है। पहला है शुद्ध, दूसरा है अशुद्ध। शुद्ध को हमने तत्व और यौगिक में डिवाइड किया और अशुद्ध को ही मिश्रण बोल रहे हैं। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक,
तो इसे हम लोग समझेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण सर जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले हों, ठीक, वो मिश्रण है। और ये किसी भी अनुपात में हो सकता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है। परंतु यहां पर तत्व की अगर बात करें तो तत्व यूनिक होता है, एक परमाणु होता है। तत्व जो है एक परमाणु से बना होता है, और यौगिक जो है वो एक या एक से अधिक परमाणु या अणु से मिलकर के बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो भी तत्व, जो भी अणु परमाणु होंगे वह सब समान अनुपात में होंगे, आनुपातिक होंगे, मतलब उनका कुछ रेशो होगा, अनुपात फिक्स होगा, ठीक। जैसे कि वाटर जो होता है उसको H2O बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ये समान अनुपात, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2:1। इसी रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जुड़ करके वाटर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और अगर तत्व की बात करें तो सिंपल हाइड्रोजन जो है वो एक तत्व है, ऑक्सीजन जो है वो एक तत्व है। समझ रहे हो? कोई भी चीज, नाइट्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, ये सारे के सारे तत्व हैं जो कि यूनिक, एक परमाणुविक हैं, एक परमाणु है इसमें। समझ रहे हो? और इसमें दो या दो से अधिक परमाणु या अणु हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और ये अनुपातिक, इनका सेम होगा, अनुपातिक होगा, समान अनुपात होगा। परंतु मिक्सचर में क्या होगा, अनुपात समान नहीं होगा। जैसे कि अगर आप लोग, पानी है आपके पास, पानी में क्या कर दो, आप रेत डाल दो। ये वाटर है, पानी है, पानी में आप क्या डाल दो, रेत डाल दो। रेत इतना डाल दो, इतना डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है, इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है, दोनों आपस में घुल नहीं पाएंगे, ठीक। समांगी मिश्रण अलग होंगे, विषमांगी मिश्रण अलग होंगे, इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। परंतु यहां पर आप समझिए, मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिलकर के पदार्थ जो बना रहे हैं उसे मिश्रण कहते हैं। परंतु यहां पर अनुपात समान नहीं होगा। हो सकता है पानी ज्यादा हो सकता है रेत ज्यादा हो, दोनों को किसी भी रेशो में डालेंगे तो वो जो मिश्रण बन रहा है वो हमारा मिक्सचर है, मिश्रण है। अगर आप लोग नमक में चीनी डाल रहे हो, कितना भी डालो, वो मिश्रण कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद तत्व जो है, तत्व को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है धातु, एक है उपधातु और एक है अधातु। मेटल, नॉन मेटल और ये है मेटलॉइड। ये मेटल कर लेना, ठीक। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु, ये तत्वों के वर्गीकरण है। जब हम लोग पूरा सारणी, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, उसमें ये अच्छे से दिखाऊंगा मैं आपको। पीरियोडिक टेबल में धातु कौन कौन से हैं, अधातु कौन कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, क्या गुण होता है अभी बताएंगे धातु के। कि धातु जो है ऊष्मा और करंट का सुचालक होता है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है, धारा प्रवाहित हो सकती है और हीट का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान हो सकता है, वो होते हैं धातु। जिनमें नहीं होता है वो होते हैं अधातु, और जिनमें थोड़ा थोड़ा होता है वो होते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स, सिलिकॉन वगैरह, सिलिकॉन, ठीक। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलिए, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था, ये हमारा पहला टॉपिक। मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। क्या होती है पदार्थ? तो मैंने अभी बताया, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, मास, जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका मास होगा, और वह कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगी, उसका आयतन, वॉल्यूम होगा।
उसी वस्तु को कहेंगे पदार्थ, द्रव्य। क्लियर है? इसके उदाहरण पेन, पुस्तक, मेज, वायु, लकड़ी आदि कुछ भी जो भी आपके आसपास दिखाई दे रही है सब का सब पदार्थ है। पानी, ये जो गैस एयर है, सब पदार्थ है। ठीक, तो पदार्थ का वर्गीकरण अगर हमने किया है तो हमने भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण किया। भौतिक वर्गीकरण में हमने बोला कि यह 3 स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोग एक एक करके देख रहे हैं सॉलिड। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में सॉलिड क्या होते हैं? ठोस, पदार्थ की एक अवस्था जिसको ठोस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? पदार्थ के जो अणु हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बहुत ज्यादा संयोजित हुए हैं, बंधे हुए हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह काफी ज्यादा है। तो आप बोलोगे यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु परमाणु हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इस वजह से वह ठोस अवस्था को अपना रूप देता है। आप समझ रहे हो? वह ठोस अवस्था क्यों है? क्योंकि उसके अणु परमाणु आपस में बहुत जोर से बंधे हुए हैं, उनका आकर्षण बल जो है वो काफी ज्यादा है। इंटर एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वह काफी ज्यादा है। ठीक, इसमें जो अणु है वह गति नहीं कर सकते हैं अंदर, लेकिन गैस में देखो मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से चले जा रहे हैं। द्रव में भी बहाव का एक गुण होता है, फ्लो का, उसमें भी अणु परमाणु बह सकते हैं, परंतु ठोस में ऐसा नहीं होता है। तो पदार्थों के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि जो आकार है, शेप है, और जो आयतन है वो दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है। ये किसके गुण हैं? ये हमारा सॉलिड हो गया। उदाहरण लोहा, चांदी, सोना, पत्थर आदि। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है भौतिक वर्गीकरण या ठोस, द्रव, गैस या फिर स्टेट ऑफ पदार्थ, मैटर की स्टेट बताएगा, अवस्था पूछेगा, तो आपको ये पूरी चीजें लिख सकते हो। गैस की द्रव की बात करें तो पदार्थ की इस अवस्था में जो परमाणु, अणु अथवा आयन है वह नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं जैसे कि हमारे सॉलिड में होते हैं। नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं मतलब जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा दुर्बल होगा ठोस के कंपेयर में। ठीक, इसमें बहने का गुण होता है, इनका बहने का गुण गैसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। गैस ज्यादा तेजी से फ्लो कर सकते हैं, द्रव थोड़ा सा कम स्पीड में फ्लो कर सकता है, बट दोनों में फ्लो करने की, बहने की क्षमता है। ठीक, द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। आकार, शेप, जिस बर्तन में पानी डालते हो, दूध डालते हो, वो उसी आकृति को ले लेता है। अगर आपने भगोने में रखा तो वो उस शेप में रख लिया, अगर कढ़ाई में रखते हो तो वो उस आकृति को वो ले लेगा। इसका मतलब क्या है? आकार फिक्स नहीं है, आकार अनिश्चित है। तो निश्चित क्या क्या है? आयतन निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है। कैसे? अगर 1 लीटर तेल है आपके पास, उसे कढ़ाई में डालते हो तो क्या 2 लीटर हो जाता है या आधा लीटर हो जाता है? नहीं, वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, उसका जो द्रव्यमान है वो फिक्स रहेगा, कितना केजी का है। क्या चेंज हो जाएगा? उसका आकार, उसका शेप। परंतु ठोस में आकार, आयतन, द्रव्यमान सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, निश्चित होता है, वह परिवर्तित नहीं होता है। उदाहरण जल है, एल्कोहल है, बेंजीन है, ये सभी के सभी क्या किसके उदाहरण है? द्रव के, लिक्विड के। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें गैस की, ठीक है, ये आप लोग गैस कर लो। अब अगर बात करें गैस की तो गैस के अंदर जो उसके अणु परमाणु जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं वह काफी कमजोर होते हैं, उनका आकर्षण बल काफी वीक होता है।
ठीक, और नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, परमाणु, अणु और आयन, और यह भी पदार्थ की एक अवस्था है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पदार्थ के अणु एक दूसरे से अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल हैं, आकर्षण बल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहने का गुण सर्वाधिक होता है। जो फ्लो होने की कैपेसिटी है वो सर्वाधिक होगा द्रव और ठोस के कंपेयर में। ठीक, आकार व आयतन निश्चित नहीं होते हैं। देखो यहां पर गैस को जिस बर्तन में डालोगे, जिस भी सिलेंडर में आप भरोगे, वह उसके चारों तरफ फैल जाएगा। थोड़ा सा गैस पूरे के पूरे रूम में भी फैल सकता है, उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से आकृति मतलब बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। उदाहरण देखेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गैस, ये सब किसके उदाहरण हो गए? गैस के, जो कि अवस्था है हमारे पदार्थ की। इसके अलावा एक और अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है, चौथी अवस्था होती है, तो उसे भी हम लोग कभी देख लेंगे। अभी इतना आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां तक तो हो गई हमारी भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक रूप से वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। यहां पर देखो, इसे हमने पढ़ लिया भौतिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये रासायनिक आधार पर वर्गीकरण, जिसमें शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को ही मिक्सचर बोल रहे हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर एलिमेंट तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मतलब हमारा क्या क्या धातु, अधातु, उपधातु। ये सब रासायनिक आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे, और ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट। आओ देखते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण, प्योर सब्सटेंस, क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। तो वह पदार्थ या द्रव्य जिसमें अवयवी कण एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अवयवी कण, अवयव, किसी पदार्थ को अगर बनाएंगे तो उसमें कई कण होंगे। मैंने क्या बोला? कणों से ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक, तो कणों में अगर देखेंगे पदार्थ में, तो उसके अवयवी कण एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक, उदाहरण देखें, तांबा, सोना, जल। अब जैसे मान लेते हैं तांबा की बात करते हैं, ठीक, कॉपर या फिर सोना। इसमें अगर आप सोना अगर लेते हो, खरीद के लाते हो, ठीक, तो वो अगर शुद्ध की बात करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, गर्म करके लिक्विड फॉर्म में, उसको सॉलिड, एकदम अच्छा सॉलिड बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए उसमें कुछ इंप्योरिटीज डाली जाती है। लेकिन सिर्फ सोना की बात करें तो उसमें हर एक कण जो होगा वो सोने का होगा। अगर तांबे की बात करें तो तांबे में हर एक कण जो होगा वो तांबे का होगा, मतलब पूरे परमाणु जो होंगे इसके अंतर्गत सबके सब तांबा होगा। या फिर सोना है तो सोना होगा। अगर जल का हमने लिया तो हर एक मॉलिक्यूल जो है वो H2O का होगा। H2O, 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 H2O। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक, जिसमें रासायनिक प्रकृति क्या हो? समान हो, एक ही प्रकार का हो। यहां पर रासायनिक प्रकृति क्या है? H2O है, हर जगह H2O है। क्लियर? तो यह हो गए शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया है, तत्व और यौगिक। तो तत्व और यौगिक देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट तत्व देखते हैं। तत्व, जो पीरियोडिक टेबल हमारी आवर्त सारणी बनती है, वो सारे के सारे हमारे एलिमेंट तत्व हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 118 है। ठीक, पीरियोडिक टेबल अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, उससे क्वेश्चंस बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जो लास्ट ईयर 2020 में मेंस का पेपर हुआ था। ठीक, तो हम लोग यहां पे जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ मेंस को ध्यान में रखते हुए, पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं।
कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, जो बनते हुए आ रहे हैं, क्या नेचर है उनका। तो इसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करना है। तत्व वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु, या तो H होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये कुछ भी हो सकता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना पदार्थ तत्व कहलाता है, और ये शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसी को तत्व कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, सोना, ये सभी के सभी एलिमेंट हैं, तत्व हैं। सभी रासायनिक पदार्थों का निर्माण तत्वों से ही होता है। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं दुनिया में, वो सब के सब तत्वों से ही मिलकर के बने होंगे। ठीक, वर्तमान में 118 तत्वों ढूंढे जा चुके हैं और साइंटिस्ट और ढूंढ रहे हैं। ठीक, तत्वों के प्रकार की बात करें तो तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। अगर हम लोग धातु की बात करें, 5 पॉइंट याद रखना है आपको, 5 हमेशा, और ये 5 पॉइंट लिख के आना है मेंस में। ठीक, धातु अधातु का अगर अंतर पूछे तो भी आपको यही लिखना है। पहला, जो धातु है वो ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। और यहीं पे अधातु की बात करेंगे तो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। मतलब धातुओं में ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत प्रवाहित हो सकती है, परंतु अधातु में ऊष्मा और विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। दूसरा, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता, डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ठीक, तो अगर तन्यता का गुण है तो उसे हम लोग खींच के तार बना सकते हैं। तन्यता को तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब तन्यता का जो गुण है किसी पदार्थ में, अगर तन्यता का गुण है तो इससे हम लोग उसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के। ठीक, तीसरा याद कर लो, मैलिएबिलिटी, आघात वर्ध। ठीक, शीट के फॉर्म में हम इसे बना सकते हैं प्लेन। जो चादर बनती है ना, चादर, उसे हम लोग पीट पीट के, धातु को पीट पीट करके चादर में बना दिया जाता है। तो ये गुण होता है तभी बनता है, और ये गुण अधातु में नहीं होगा। तन्यता का गुण अधातु में नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ये चमकीला होता है। ज्यादातर ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनिंग नेचर होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें ठोकने पर रिंगिंग साउंड आती है। ठीक, जो यहां पर ध्वनि आएगी, प्रतिध्वनि, इसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, रिंगिंग साउंड आता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या क्या है, ऊष्मा विद्युत के सुचालक हैं, तन्यता का प्रॉपर्टी गुण पाया जाता है, आघात वर्ध, चमकीला और प्रतिध्वनि का गुण पाया जाता है, रिंगिंग साउंड आती है इसके अंतर्गत। ठीक, अधातु में ये सारे गुण नहीं होते हैं, तो धातु अधातु का अंतर भी हो गया। वे तत्व जो ऊष्मा विद्युत के सुचालक हैं, अपवाद याद रखो आप लोग, पारा, Hg इसका अपवाद है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है पारा। ठीक है, तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं धातु, सामान्य ताप पर, और ये पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथ ही आघात वर्ध व तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई। उदाहरण के तौर पर चांदी, सोना, लोहा, ये सब धातु के उदाहरण हैं। अधातु की बात करें तो जो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, अपवाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये सुचालक होता है।
ग्रेफाइट में विद्युत को हम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक, सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में प्राप्त होते हैं। कुछ अधातु ठोस भी हो सकते हैं, कुछ अधातु गैस भी हो सकते हैं और कुछ द्रव भी हो सकते हैं। तीनों अवस्था में अधातु पाई जाती है। साथ ही आघातवर्ध और तन्य नहीं होते हैं। अंतर में आपको बता दिया। दूसरे शब्दों में धातु के विपरीत, देखो विपरीत, जो जो धातु में गुण पाए जा रहे हैं इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, अंतर हो गया। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गुण प्रदर्शित करता है। ये सब उसके उदाहरण हैं। ठीक, अगर उपधातु की बात करें तो जिसमें धातु का और अधातु का दोनों का गुण पाया जाएगा। सर दोनों के गुण कैसे? देखो, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, अधातु नहीं है, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब विद्युत प्रवाहित तो करेगा परंतु बहुत कम। इसके अंदर प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। इसमें ऊष्मा और विद्युत का जो प्रवाह होगा वो काफी धीमा होगा। इसलिए हमने तीसरी कैटेगरी बना दी है धातु अधातु के बीच का। इसी को मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर। ठीक, परंतु ये अलग एलिमेंट्स हैं, अलग तत्व हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे सिलिकॉन वगैरह जो है ये सब उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है सिलिकॉन वगैरह। आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप की जो चिप्स बनाए जा रहे हैं वो सब इसी के बने होते हैं, जिसके अंदर करंट जो धारा है वह कम अमाउंट का पहुंचे, बहुत कम मात्रा में धारा पहुंचे, उसे रोक रोक करके धारा जाए। अगर ज्यादा धारा पहुंच गई, हाई वोल्टेज पहुंच गया तो हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा। इसी को बचाने के लिए हम लोग उपधातु का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, जिनमें वो उपधातु कहलाते हैं। ये एक संख्या में बहुत कम होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। उदाहरण सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये सब एग्जाम्पल्स हैं उपधातु के, मेटलॉइड्स के। तो नोट कर लीजिए, आपको धातु अधातु उपधातु क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड यौगिक का। हमने बोला प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में, पहला तत्व और दूसरा यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ हो गए, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जो कि मिक्सचर होता है, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। ठीक, तत्व हमने पढ़ लिया। अब यौगिक की बात करते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, मैंने क्या बोला था? निश्चित अनुपात होगा, रेशो सेम होगा। दो या दो से अधिक तत्वों को मिला रहे हैं और तत्व एक परमाणु से बना है। इसमें कई परमाणु होंगे, मतलब कई तत्व होंगे। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na मतलब सोडियम, ये हो गया एक तत्व। Cl मतलब दूसरा तत्व, NaCl हो गया तो ये हो गया यौगिक। दो तत्वों से बना है, ये हो गया यौगिक। समान रेशो है, 1:1 है, ये हो गया यौगिक। ठीक, तो आगे इसके गुण देखते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, यही डेफिनेशन, सबकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसी में कंफ्यूजन होता है। तत्व यौगिक दोनों प्योर सब्सटेंस हैं। तत्व एक परमाणुविक और ये यौगिक जो है ये कई परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु से या तत्वों से बने हैं। ठीक, निश्चित अनुपात में। यौगिक के गुण दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। क्लियर है? यौगिक जो है शुद्ध व समांग होते हैं। जो समांग है ना, इससे आपको समझो। समान मतलब समान अंग। अगर कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई भी सब्सटेंस अगर ले लें, तो अगर मैं मान लेता हूं NaCl, नमक। ठीक, इस नमक में हर जगह अगर इतना नमक लेते हो, कहीं से भी उठाओ, टेस्ट करो, उस नमक का जो टेस्ट होगा, इस यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, सब एक जैसा होगा, सब एक जैसा होगा। कहीं से भी नमक उठाओ, इसको बोलते हैं समान अंग। समांग, समांग इसके अंदर होता है सभी पदार्थों का अनुपात, सम अंग।
अगर हम लोग क्या कर दें, पानी के मॉलिक्यूल्स लें, पानी भर दें, H2O है हमारे पास, तो यहां पे भी H2O सेम अनुपात में है, यहां पर भी H2O सेम अनुपात में है, यहां पर भी H2O सेम अनुपात में है, समांग है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि यौगिक जो होते हैं वह शुद्ध व समांग होते हैं, शुद्ध व समान होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें जो कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, 1:2 समांग होंगे। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अवयवी तत्व, सोडियम इसका अवयवी तत्व है, क्लोरीन अवयवी तत्व है, इन दोनों को मिलाया NaCl बन गया। सोडियम जो है धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, दोनों को मिलाया अलग सब्सटेंस बन गया। मतलब अवयवी तत्वों से के गुण जो है उनसे अलग ही गुण बन गया। समझो इसको, NaCl ये अलग है, ये अलग है, ये धातु है, ये अधातु है, इन दोनों को जोड़ा यौगिक बना और इसका जो प्रॉपर्टी आया, गुण आया, वो इन दोनों के गुणों से भिन्न होगा। तो ये याद रखोगे, अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं इनके गुण, और यौगिकों को साधारण भौतिक विधियों से अपने मूल अवस्था में पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधियां क्या होती है? जैसे आप छान लेते हो, पानी में कोई कचरा है, छन्नी लगा करके छान लेते हो, परंतु इसमें इस तरीके से छन्नी वगैरह लगा करके NaCl को अलग नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं भौतिक विधियां, हाथों से जो कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक, तो भौतिक विधियों के द्वारा इनको अवयवी तत्व हमको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी। तो ये याद कर लो, इसे आप लोग नोट कर लो। यौगिक के प्रकार, यौगिक 2 प्रकार का होगा, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन होगा, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होगा। कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक मतलब कार्बन होंगे, अकार्बनिक मतलब कार्बन नहीं होंगे। ठीक, वह यौगिक जो जीवित स्रोतों से, जीवित लिविंग थिंग्स है ना, जो भी जिंदा सोर्स हैं, जीवित स्रोतों से, जैसे कि पौधे, जंतु, इनसे प्राप्त होता है। और पौधे, जंतु, इन सभी चीजों में कार्बन होते हैं, है ना। आप आपके हेयर्स जल जाते हैं तो कैसी स्मेल आती है? वो कार्बन की स्मेल होती है। ठीक है, तो पौधे, जंतुओं से प्राप्त जीवित स्रोतों से ये वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। इनका जो मुख्य घटक है वो कार्बन है। उदाहरण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम आदि, ये सब के सब में कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर, प्रोटीन भी अंदर, ठीक, मोम, तेल, इन सब में कार्बन अवयव होते हैं, इसलिए इसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अगर अकार्बनिक की बात करें तो ये अजैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अजैविक स्रोत कौन कौन से हैं? चट्टान हो गए, खनिज हो गए, इनसे प्राप्त होते हैं, इसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें यौगिक जो है 2 अथवा अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के बने होते हैं, इसी को यौगिक कहते हैं, इसी को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, उदाहरण में धातु और उनके यौगिक, उदाहरण में सभी गैसें, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, ये सब एग्जाम्पल हो गए अकार्बनिक यौगिक के। नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे मिश्रण की, जो कि होता है इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया था रासायनिक रूप से, शुद्ध, अशुद्ध। बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए इसी क्लास में। ठीक, तो मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया गया है, उसी को हम लोग मिश्रण बोल रहे हैं। जैसे कि चीनी में नमक, रेत को हमने चीनी से मिला दिया, रेत को पानी में डाल दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? मिक्सचर हैं, मिश्रण हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम अथवा अनुपात में, किसी भी अनुपात में इसमें मिला दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यौगिक में आपको अनुपात
रखना पड़ता है, समानुपातिक होते हैं। यहां पर अनुपात कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्रम में, किसी भी अनुपात में अगर हम लोग तत्वों को मिला दे रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को, तो वही हमारे मिश्रण कहलाएंगे। उदाहरण, जल में चीनी डाल दो, जल में रेत डाल दो, ये सब किसके उदाहरण हैं? मिश्रण के, जिनको आप लोग अलग से देख सकते हो, है ना। मिश्रण के अगर गुणों की बात करें, ये गुण पूछे जाएंगे आपको, और गुण याद रहेंगे तो आप अंतर लिख सकते हो। यौगिक मिश्रण में अंतर, समझ रहे हो? तो ये अंतर में आपको काम आएगा। मिश्रण में अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, पहला पॉइंट, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रणों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अपने अवयवों में पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके गेहूं में चावल मिला दूं तो क्या आप उसको बीन के अलग नहीं कर सकते हो? ये होती है भौतिक विधियां। अगर पानी में रेत डाल दूं तो छन्नी लगाओ और छान के रेत अलग कर दो और पानी अलग कर लो, ये होती है भौतिक विधियां। तो भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है मिश्रण को, परंतु यौगिक को नहीं किया जा सकता था। ठीक, जैसे कि NaCl, नमक का घोल डाल दो, कुछ भी कर दो, ठीक। मिश्रणों को रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, यह बहुत अच्छी बात है। रासायनिक सूत्र होते ही नहीं है, रेत का अलग सूत्र होगा, पानी का अलग होगा, आपस में मिला दो, कोई नया सूत्र नहीं बनेगा। परंतु अगर नमक को पानी में मिलाते हो, ठीक, तो उसका नया रासायनिक सूत्र बना सकते हो। NaCl को हमने H2O में मिलाया है, हम उसके कंपाउंड बना सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट सूत्र के फॉर्म में हम बता सकते हैं। तो इसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है। मिश्रणों के निर्माण में सामान्यतः ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। मतलब समझो, अगर आप रेत में पानी डालोगे तो क्या उसमें ऊष्मा निकलेगी? नहीं निकलेगी, ठीक, ना तो ऊष्मा निकलेगी और ना ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ना ही इसमें कुछ भी ऊर्जा या ऊष्मा नष्ट होगा, ठीक। परंतु अगर यौगिक में ऐसा करते हैं तो कई बार देखते हो सोडियम को में पानी डालते हैं, आग लग जाती है, उसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा लगती है या ऊर्जा का निर्माण करेगा, ठीक, ऊष्मा ऊर्जा, समझ रहे हो। मिश्रणों के गलनांक एवं क्वथनांक स्थिर नहीं रहते हैं। गलनांक क्वथनांक कैसे स्थिर रहेंगे भैया? अगर पानी ज्यादा कर दोगे तो उसका गलनांक क्वथनांक कम हो जाएगा, रेत और पानी की बात कर रहा हूं, और रेत भर दिए खूब सारा तो उसका गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि समान अनुपात में नहीं है। समान अनुपात में होते तो गलनांक क्वथनांक स्थिर होता, ये समझोगे आप, ठीक। तो ये हो गए मिश्रणों के गुण। अब मिश्रणों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो क्या होता है समांगी मिश्रण? मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था। अगर आपको पानी है, पानी में हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया या फिर नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया किसमें? पानी में, तो एक घोल बनेगा, चीनी पानी का घोल बन जाएगा, यह होता है समांगी। आप इस पानी में, पानी और इस शक्कर के घोल में कहीं से भी एक चम्मच निकाल के टेस्ट करो, वो टेस्ट हर जगह सेम होगा। अगर हर जगह टेस्ट सेम है मतलब इसके हर एक बिंदु पर समान अंग है, और अगर समान अंग है तो ये जो विलयन कहलाएगा ये समांगी मिश्रण का विलयन कहलाएगा। क्लियर? संगठन सर्वत्र एक समान हो, ये जो संगठन बना है सर्वत्र हर एक जगह एक समान होगा। उसके घटकों के मध्य कोई पृथक सीमा नहीं दिखाई देगी। यहां पे आप चीनी और पानी को अलग अलग देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर पानी में मैं रेत डाल दूं, क्या डाल दूं? रेत डाल दूं, रेत घुल पाएगा? नहीं घुलता है, पानी में रेत नहीं घुलता है। आप अलग से रेत देख लोगे, अलग से आप पानी देख लोगे, पानी में तेल डाल दो, तैरने लगेगी, नीचे पानी ऊपर तेल। तो ये जो हम बना रहे हैं मिश्रण, ये होता है विषमांगी मिश्रण जी। क्यों? क्योंकि इसमें समान अंग हर एक बिंदु पर नहीं है, हम उनको पृथक पृथक देख पा रहे हैं।
अगर गेहूं में चावल डाल दोगे तो आप अलग अलग क्लियर देख पा रहे हो कि ये गेहूं है, ये चावल है, ये गेहूं है, ये चावल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण और इसको बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। तो सर्वत्र एक समान नहीं होते हैं, विभिन्न घटकों के मध्य पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। विषमांगी मिश्रण के अवयवों को नग्न आंखों से पृथक पृथक देखा जा सकता है। उदाहरण, जल में रेत, बालू में लोहे का मिश्रण और गेहूं में चावल या गेहूं में कंकड़, है ना। कंकड़ सेम कलर का होता है इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसे हम लोग बीन तो लेते हैं ना, इसका मतलब है वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। जो हमने अभी तक पढ़ा है वही इनके अंतर में हम लोग डाल देंगे। ठीक, क्या यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक रूप से संयोजित किया तत्व यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से मिश्रण संयोजित नहीं होते हैं, मतलब एक समान मिक्स नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं। जिनको हम लोग देख पाते हैं अलग अलग, अगर नहीं देख पाते हैं वो समांगी मिश्रण है। ठीक, परंतु एक दूसरे में संयोजित नहीं हो पाते हैं रासायनिक रूप से, मतलब इनका कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं बन पाता है, इनका बन जाता है। ठीक है, तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसमें समांगी, सदैव समांगी होते हैं। इसमें समांगी विषमांगी हमने दोनों पढ़ा है, मिश्रण समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। तो मिश्रण समांगी विषमांगी दोनों प्रकृति का होता है, यह लिख दिया अंतर में। अगर यौगिक के निर्माण की बात करें तो उसके निर्माण में ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है। मतलब जब यौगिक बन रहे हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल रहे हैं समान अनुपात में, तो उसमें ऊर्जा हो सकता है निकल रहा हो सकता है अवशोषित हो रहा हो, परंतु यहां मिश्रण में उत्सर्जन नहीं होता है। ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है या ना ही अवशोषण होता है। तो ये अंतर आप लोग लिख पाओगे। ठीक, यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, छन्नी वन्नी लगा करके, और इनको कर सकते हैं। इनके पृथक्करण की विधियां जो आप वाष्पन वगैरह है ना, गर्म करके, वो सब हम लोग इसके द्वारा इसकी विधियां करेंगे कि मतलब यौगिक के घटकों को निकालने की, एक दूसरे से अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं वह भी पूछा जाता है। तो उस विधियों को आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था, बेसिक था पदार्थों के बारे में। आई होप पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, यहाँ पर क्विज वगैरह डेली कराए जाते हैं, करंट अफेयर से आपको अवेयर रखा जाता है, और भी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएंगी। बाकी के भी सोशल मीडिया से आप जुड़ जाइए, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।